नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दक्ष एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, आज हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या श्रेणी। तो देखिए, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में इसका जो 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। 3 अंक का एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित पूछा जाता है। 3 नंबर का जो प्रश्न होगा स्वभाग में, उसमें आपका ये समांतर श्रेणी का प्रश्न होगा। इसमें से 1 नंबर का, 2 नंबर का या 6 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इस पूरे टॉपिक में से 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, समांतर श्रेणी शुरू करने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ। जैसे लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 करके कोई भी। इसी प्रकार मैंने कोई 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 ऐसे करके ऐसे लिख दिया। अब देखिए, ये हमें कुछ 3 श्रेणियां हैं जिनके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। इन तीनों श्रेणी में देखिए, जो श्रेणी हमें दिख रही है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। इन श्रेणी के अंदर आप देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है। पहली श्रेणी के अंदर +2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? +2 बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे जितनी संख्या है उनका अंतर है वो क्या है? समान है। कैसा अंतर है? समान अंतर। यानी कि ये जो श्रेणी दे रखी है वो कैसी है? समान अंतर में श्रेणी है। समान अंतर में श्रेणी, समान अंतर में है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? -2। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2। यहाँ भी क्या हो रहा है? -2। यहाँ भी क्या हो रहा है? तो -2। यहाँ भी -2। यहाँ भी अंतर क्या है? समान। यहाँ पे देखिए 2.5 से 5 2.5 का अंतर है। 5 से 7.5 2.5 का अंतर है। 7.5 से 10 2.5 का अंतर है। 10 से 12.5 यहाँ भी क्या है? 2.5 का अंतर है। यानी कि यहाँ भी अंतर क्या है? समान। अब देखिए, जो ये 3 श्रेणियाँ आपको मिली है उसमें आपको कैसा अंतर मिल रहा है? समान। ये अंतर क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये अंतर आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन है कैसा? समान अंतर। तो इस श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणियाँ। अब देखिए, इन समांतर श्रेणियों के लिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसको स्पीड ले लूँगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन ये है अपना 2, 4, 6, 8 ये आपको दिया हुआ है। बताइए कि क्या यह श्रेणी समांतर है? ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ये एपी में है या नहीं है? समांतर श्रेणी में है या नहीं है? तो हम क्या कैसे पता करते हैं? इसका अंतर देखते हैं हम। 4 में से 2 घटाया कितना आ रहा है? 2। 6 में से 4 घटाया कितना आ रहा है? 2। 8 में से 6 घटाया कितना आ रहा है? 2। यानी कि हमारे पास डी कितना आ रहा है? सार्वंतर जिसे कहेंगे सार्वंतर डी, यानी सभी का अंतर।
कैसा आ रहा है 2, सार्वंतर क्या आ रहा है डी। अगर सार्वंतर सभी में समान है, समान अंतर है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अगर यहाँ पे समान अंतर नहीं आ रहा है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, यहाँ पे हमने देखा अंतर कितना है 1 का, यहाँ कितना है 2 का, यहाँ कितना है 2 का, यहाँ कितना है 4 का, यहाँ कितना है 2 का, यानी कि जो इसके अंतर प्राप्त हो रहे हैं हमें वो क्या आ रहे हैं असमान। इसीलिए इसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, फिर ये समांतर श्रेणी नहीं रहेगी, क्योंकि इनके अंतर क्या है अलग अलग है। इसीलिए ये समान अंतर, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि समान अंतर वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए इसका जैसे प्रश्न करते हैं हम, दूसरा प्रश्न, यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद 4 है तथा सार्वंतर डी कितना है 3 है, तो श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दिया हुआ है आपको और सार्वंतर डी कितना दे रखा है 3। अब हम श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये तो होता है एक आपका nवा पद ज्ञात करना, ज्ञात करना, और श्रेणी का जो रूप होगा, अगर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं तो उसको लिखने का तरीका होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका nवा पद ज्ञात करने का सूत्र रहेगा। श्रेणी का व्यापक रूप रहेगा वो रहेगा a प्रथम पद, जिसे कहते हैं हम प्रथम पद। दूसरा जो पद वो लिखेंगे a प्लस डी से, और तीसरा पद होगा वो a प्लस 2d से, और चौथा पद होगा वो a प्लस 3d से। देखिए ये पद कहाँ से आ रहे हैं, nवा पद ज्ञात करना। nवा का मतलब तीसरा पद, 5वां पद, 7वां पद, 10वां पद, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमें करना है दूसरा पद ज्ञात करना, कौन सा दूसरा, यानी n का मान कितना 2, तो n का मान हम याद देखिए a2 का मान ज्ञात करते हैं। a का मान कितना है a, और n का मान कितना है, दूसरा पद है तो 2 होगा d, यानी a2 दूसरा पद होगा वो क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है 1 d, यानी कि दूसरा पद क्या है a प्लस डी। इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए तीसरा पद, तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 3, तो 3 माइनस 2 1 कितना हो जाए 2d, यहाँ कितना हो जाएगा a3, तो a3 यानी तीसरा पद a प्लस 2d, तो तीसरा पद क्या होगा 2d। अब इस प्रकार हमें अगर कोई भी पद पूछा जाए, चाहे कोई भी पद पूछे, 99, 1000, लाख, वाह, जो भी पद पूछा जाएगा हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जो सूत्र है हमारे पास वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस सूत्र से हम किसी भी श्रेणी का, तो अगर इसके हम 4 पद ज्ञात करने हैं हमें, जो हमें दिया हुआ क्या क्या है, देखिए जो श्रेणी जहाँ से शुरुआत होती है उसे कहते हैं श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम पद हमें दे रखा है, और जिसे हम लिखते हैं कैपिटल ए से, सॉरी स्मॉल ए से, और यहाँ पे कितना है 4, और डी का मान आपके कितना है 3, सार्वंतर, सार्वंतर डी का मान आपके है 3। अब हम श्रेणी का व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप ए प्लस डी
ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। 4 पद है, 1 2 3 और 4। यहाँ मान रखते हैं। प्रथम पद क्या है? 4। दूसरा पद कितना होगा हमारे पास? 4 प्लस 3 होगा। तीसरा पद कितना होगा? 4 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना? 3। और चौथा पद होगा 4 प्लस 3 गुणा डी का मान 3। तो प्रथम पद श्रेणी क्या आएगी हमारे पास? श्रेणी इज इक्वल टू 4 और 3 7, 2 और 3 का गुणा कितना? 6, 6 और 4 कितना? 10, 3 और 3 का गुणा 9, 9 और 4 13। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है तो हम उसके 4 पद, 5 पद, 6 पद या 7 पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका पूछा जाए, अगर ये आपको दे रखा है और उसके बाद पूछा जाए 70वां पद ज्ञात कीजिए, 70वां पद ज्ञात कीजिए, तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यानी 70वां पद, एन का मान 70वां ज्ञात करना है तो 17 लिख दिया। ए का मान 4 दे रखा है, यहाँ 17वां पद था तो 17वां पद लिख दिया। डी का मान 3 था तो 3 लिख दिया। ए 17 इज इक्वल टू 4 प्लस 17 माइनस ए कितना हो गया? 16, 16 गुणा 3, 16 कितना होते हैं? 48। तो ए 17 इज इक्वल टू 48 और 4 कितने हो गए? 52। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसे हम कहेंगे 70वां पद। अगर आपको प्रथम पद 4 और सार्वंतर डी दिया हुआ है तो उसके 4 पद ज्ञात कीजिए, 5वां ज्ञात कीजिए, 17वां कीजिए, 19वां कीजिए, 23वां कीजिए, कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर डी दिया हुआ है तो ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको श्रेणी दी हुई हो तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? सार्वंतर आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। देखिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे आपके पास प्रश्न है 5, 8, 11, 14, 17, 11वां पद ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब 11वां पद ज्ञात करने के लिए देखिए, प्रथम पद सबसे पहले निकालेंगे हम। प्रथम पद ए कितना है? 5। फिर क्या निकालेंगे? सार्वंतर, सार्वंतर जिसे कहेंगे डी। ये डी कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तीसरे में से दूसरा पद घटाना, चौथे में से तीसरा पद घटाना, पांचवें में से चौथा पद घटाना। तो देखिए, अब दूसरा पद हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरे पद में दूसरे में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 8 माइनस 5, जिसे आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए, ये ए है, या इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे कहेंगे A4। अब आप ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 5 कितना आएगा? 3। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2, 11 माइनस 8 कितना आएगा? इसी प्रकार ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3 कितना आएगा? 3। सार्वंतर आ रहा है, कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद, यानी कि A11 आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र लिख देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। n का मान 11वां पद, a का मान कितना? 5 प्लस n का मान 11 माइनस 1 गुणा d का मान आया 3। तो a11 इज इक्वल टू 5
प्लस 11 में से 1 गया, कितने रह गए 10, 10 को 3 से गुणा किया 30, कितना आ गया 35। 11वां पद जो हमारे पास आया वो कितना आया 35 है। तो बिल्कुल आसान है, आपको nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे दूसरे प्रश्न की ओर। जैसे आपको दिया हुआ है प्रश्न, यदि 21, 18, 15 श्रेणी हो तो -81 कौन सा पद होगा। ये क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए -81 कौन सा पद होगा। कौन सा पद होगा का मतलब है 81 इस श्रेणी को आप बनाते जाएंगे, जैसे 21, 18, 15, 3 3 कम हो रहा है 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, ऐसे करते करते -81 जब आएगा तो वो किस नंबर पे आएगा, उसे आप क्या नाम देंगे, कौन सा पद कहेंगे, 17वां कहेंगे, 20वां कहेंगे, 23वां कहेंगे, वो आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए अगर ऐसी छोटी संख्या है तो हो सकता है आप ऐसे 5 बार लिखा और पता कर लिया कि ये 5वां पद है, लेकिन यहाँ पे -81 है। अगर ऐसे लिखने जाओगे तो आपको समय बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला वही है, कौन सा, nवां पद ज्ञात करना। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र देखिए, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है an = a + n-1 गुणा d। इसमें आपको जो an है, आप जो A17, A15, A25 निकालते हो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -81। an का मान आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में। a का मान आपके पास कितना है 21 है प्रथम पद, और d का मान आपके पास कितना है, आपने निकाला a2 - a1 यानी कि 18 - 21 कितना आया -3। इसी प्रकार a3 - a2 यानी कि 15 - 18 कितना आएगा -3, यानी कि -3 आ रहा है। d का मान कितना आ रहा है, d का मान आ रहा है -3, ये लिख दिया। अब हम मान रख देते हैं, an का मान हमारे पास -81 = a का मान 21 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान -3। अब देखिए यह है -81 प्लस का 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 21। अब देखिए इसका इसके साथ गुणा करते हैं तो माइनस का 3n और -1 का -3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब ये देखिए जोड़ के कितना हो गया माइनस का 102 102 और ये कितना हो गया -3n + 3 है, उसको पक्षांतरण करके इधर भेज देते हैं, या फिर इसको देखिए माइनस का 3n है प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ कितना माइनस का 3n। ये हो गया आपके माइनस का 105 = -3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, n के जो गुणा में है 3n = 105 है, n के जो भी गुणा में होगा वो कहाँ आएगा भाग में आएगा, यानी n का मान कितना आएगा देखिए 3 बार जाएगा भाग पूरा 9 1 15 में 5, यानी n का मान कितना आएगा 35, यानी कि -81 जो होगा वो आपका 35वां पद होगा। तो बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल एक फॉर्मूले को इसको याद कर लीजिए, एक आगे फॉर्मूला आएगा योग ज्ञात करने का सूत्र।
उसको, बस 2 सूत्रों पे आधारित ही आपकी ये पूरी प्रश्नावली है। तो इन दोनों सूत्रों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए बात करते हैं आगे प्रश्नों की। तो यहाँ पे देखिए हमने अगर किसी श्रेणी में आपको प्रथम पद दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो 4 पद ज्ञात कर सकते हैं, या आपको कोई श्रेणी दी हुई है तो उसमें आप ए ज्ञात कर सकते हैं, डी ज्ञात कर सकते हैं, और उसका कोई भी पद पूछा जाए तो आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे दिया, यदि किसी एपी का तीसरा पद 5 तथा 7वां पद 9 है, तो एपी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हमें क्या मिल रहा था, ए मिल रहा था, डी मिल रहा था, एन मिल रहा था। अगर एन ज्ञात करना होता तो एन मिल रहा था। अगर एन ज्ञात करना है यानी nवां पद, 17वां पद, 11वां पद, तो हमें एन का मान मिल रहा था। अब देखिए हमारे पास न तो हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, न डी मिल रहा है। हमको केवल और केवल बता दिया गया है कि तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। अगर आपके पास कोई भी श्रेणी है जिसका इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम, जैसे पहला पद हमें पता नहीं, दूसरा पद हमें पता नहीं, तीसरा पद आपके कितना है 5, चौथा पद पता नहीं, 5वां पद पता नहीं, छठा पद पता नहीं, 7वां पद है वो 9 है। केवल हमें तीसरा पद और 7वां पद दे दिया है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है। इसका ए कितना है, डी कितना है, वो कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ए और डी को ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक हमारा ए और डी नहीं आएगा हम किसी श्रेणी को ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ जैसे हम लिखते हैं, हमारे पास जो पद मिला है वो कौन सा है, तीसरा है। A3 हमें कितना मिला 5, और A7 हमें कितना मिला 9। हमें पूरी की पूरी श्रेणी ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि A3 जो होता है उसे हम कौन से, जिसका व्यापक रूप क्या होता है A+2D, और A7 जो होता है वो होता है A+6D। पता है हमने व्यापक रूप देखे थे, पहला पद A, दूसरा पद होता है A+D, तीसरा पद होता है A+2D। nवां पद ज्ञात करने के सूत्र से ये बना हुआ है। अब देखिए यहां से देखिए, एक तरफ प्रश्न कह रहा है कि A3 का मान कितना है 5, और एक तरफ इसका व्यापक रूप कह रहा है कि A3 को आप A+2D लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए A7 का मान कितना बता रहा है प्रश्न 9, जबकि आप समांतर श्रेणी में A7 को A+6D भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, A3 को आप A+2D लिख दीजिए = 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए A7 को आप क्या लिख सकते हो, A+6D = 9, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम एक विधि जो लगाते हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, चर राशि जो A और D है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे विलोपन विधि कहती है कि जो भी दो संख्याओं का आप जोड़ कर रहे हो तो निचले वाली संख्या का क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना। तो यहाँ पे ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो हमने तीनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो A से A कैंसिल आउट हो गया। 2D प्लस का है, उसमें से माइनस का 6D घट रहा है, इसका मतलब माइनस का 4D रह रहा है। और यहाँ पे प्लस के 5 में से माइनस के 9 घट रहे हैं, इसके मतलब माइनस का 4 आ रहा है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है। D = 4/4 यानी कि 1। तो D = 1 हमने फाइंड किया, D की वैल्यू हमारी पास क्या आई, 1 आई। D का मान हमने ज्ञात कर लिया। जैसे ही हम D का मान ज्ञात करेंगे हम क्या लिखेंगे इसमें,
डी का मान ज्ञात करते ही हम लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में, आपको डी का मान रखना है। डी का मान आपने रखा a+2, डी का मान 1 इज इक्वल टू 5, a+2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 प्लस का 2 इधर जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, a इज इक्वल टू 3 आया आपके पास। देखिए d की वैल्यू आई और a की वैल्यू भी आई। अगर आपके पास a और d की वैल्यू है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको आगे आपको करना है, जो भी करोगे आप करोगे, आपको a और d की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने आपको लाके दे दी है। अब जो आगे करना है वो सब आपको करना है। a और d की वैल्यू आपके पास है तो आप 11वां पद, 17वां पद, 1000वां पद, 16वां पद, 81वां पद, जो भी पद ज्ञात करना चाहे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जैसे काफी 5 टाइप के प्रश्न हमने कर लिए। जैसे एक प्रश्न हम एक और लेते हैं, एक प्रश्न हम लेते हैं 10 व 222 के बीच 4 का गुणज, 4 के गुणज कितने हैं। तो यहाँ पे 4 के गुणज कितने हैं तो हम गिनने बैठेंगे तो गिन नहीं सकते। हो सकता है छोटी संख्या में आप गिन भी लो, लेकिन परीक्षा में जरूरी नहीं है कि छोटी संख्या ही पूछी जाए। वहाँ बड़ी संख्या पूछ ले तो फिर आप 4 के गुणज ही गिनते रहोगे पूरे 3 घंटों में, बाकी कोई प्रश्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4 के गुणज, और 4 के गुणज आखिर जाके कोई एक भी बीच में भूल गए तो फिर पूरा का पूरा प्रश्न गलत। इसीलिए आपको फॉर्मूला आना बिल्कुल जरूरी है। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए 10 व 222 के बीच, तो 10 से बड़ी हमारे पास संख्या है, 10 से बड़ी, 10 से बड़ा 4 का गुणज वो है क्या है 12 है। क्या है 12। तो श्रेणी का प्रथम पद होगा वो क्या होगा 12 होगा। और 222 से पहले 4 का गुणज क्या होगा 220 होगा, 220 है। तो हमें मिल गया, देखो प्रथम पद मिल गया श्रेणी का 12। 12 के बाद 4 का गुणज कितना होता है 16, 16 के बाद कितना होता है 20। इसी प्रकार चलते हुए आखिर जो पद होगा वो कितना होगा 220 होगा। तो अब देखिए आपके पास, अब जो प्रश्न ऊपर था वो बदल गया, अब आपके पास ये श्रेणी है, n वा पद ज्ञात करना है। जैसे हमने -81 का जो प्रश्न करना है किया था -81 का जो 35 उत्तर आ रहा था, वैसा ही प्रश्न n वा पद पूछ लिया है, यानी कि 220 तक ये कुल कितनी संख्याएं होगी। तो n वा पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, a का मान 12, d का मान आप कैसे निकालेंगे a2 - a1 यानी कि 16 - 12, और a3 - a2 यानी कि 20 - 16, यह 4, ये भी कितना आया 4। a का मान 12 और d का मान आया 4। तो an = a का मान कितना 12 प्लस n - 1, d का मान कितना 4, और an जो आखिरी पद है वो कितना है आपके पास, an = आपके पास है 220। an का मान आप कितना रख देते हैं 220। तो यहाँ रख लेंगे 220 = 12 प्लस n - 1 गुणा
इसका मान कितना हो गया, गुणा कर लेते हैं सीधा ही, n का 4 से करेंगे तो -4n, और -1 का 4 से करेंगे तो -4। तो यहाँ देखिए 220 और 12 -4 कितने हो गए, 8, प्लस के इधर आके क्या हो जाएंगे, -8। तो 220 में से 8 घटेंगे तो यहाँ कितना रह गया, 212 इज इक्वल टू -4n रह गया, -4n रह गया। -4 नहीं, +4 है। अब 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जा रहा है भाग, 5 और 3 53 बार लग रहा है, यानी n का मान कितना आ गया, 53 आ गया।